Hey dear all, a very very good noon. How are you? बच्चे आ गए? So shall I start? मेधावी या नीरम और बच्चे कहाँ हैं? हाय हेलो बोलो भाई. So the Shoemaker's Holiday by Thomas Dekker is based in. ये Shoemaker's Holiday जो है 1600 में थॉमस डेकर का, ये जो है किस पर बेस्ड है? एंशियंट रोम, मॉडर्न लंदन, एंशियंट एथेंस या मॉडर्न पेरिस? सो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसमें दे दूंगी. बेसिकली ये एलिजाबेथन प्ले है जिसको 1600 में परफॉर्म किया गया, और इसका जो है ना मॉडर्न लंदन बेस्ड प्ले है. एक मिनट जरा होल्ड करना, मेरा पेन जो है वो दैट्स नॉट वर्किंग. ओके. ओके, सो द शूमेकर्स हॉलीडे जो है ये थॉमस डेकर ने लिखी हुई है, और ये एलिजाबेथन एज में एलिजाबेथन प्ले है. ये जो है इट इज कॉल्ड एन एलिजाबेथन प्ले. और ये बेस्ड किस पे है? मॉडर्न लंदन. ये मॉडर्न लंदन बेस्ड है बेसिकली. दिस इज बेस्ड ऑन मॉडर्न लंदन. आवाज क्लियर आ रही है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन. The author of A Mad World, My Masters was A Mad World, My Masters. ये किसके द्वारा लिखा गया है? थॉमस टेकर, जॉन फ्रॉड, थॉमस मिडल्टन, जॉन फ्लेचर. ठीक है, ये लिखा गया है थॉमस मिडल्टन द्वारा. 1608 इसकी डेट है. ये लिखा गया है थॉमस मिडल्टन द्वारा, थॉमस टेकर द्वारा नहीं. अ मैड वर्ल्ड, एक पागल दुनिया, मेरे भगवान, मेरे मास्टर्स, तो ये थॉमस मिडल्टन द्वारा लिखा गया. ठीक है, 1660 1608 के टाइम पे ये पब्लिश हुआ. ओके, और ये एक कॉमेडी है. दिस इज अ कॉमेडी ऑफ थॉमस मिडल्टन. डेकर का नहीं है, थॉमस मिडल्टन की कॉमेडी है. ठीक है, थॉमस डेकर का था शू मेकर्स हॉलीडे. याद रहेगा, ये कॉमेडी किसकी है? थॉमस मिडल्टन की. नेक्स्ट. Philip Messiner wrote which of the following plays? The City Madam, a chaste maid in Cheapside, A King and No King, The Faithful Shepherds. So Philip Messiner जो है, इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा द सिटी मैडम. ठीक है, इनका इन्होंने लिखा द सिटी मैडम. धीरे धीरे इसलिए जिससे कि आप लोग नोट कर सको.
ओके, सिटी मैडम किसने लिखा? फिलिप मसाइनर। चेस मेड इन चीप साइड, थॉमस मिडल्टन। A King and No King, A Faithful Shepherds, John Fletcher. Who among the following Who among the following is called the father of classical comedy in England? Ben Jonson is called the father of classical comedy in England. Okay, Ben Jonson is called the father of classical comedy. The subtitle, अब जॉनसन्स वॉल्पॉन, जॉनसन के वॉल्पॉन का सबटाइटल था द फॉक्स, ठीक है। जॉनसन वॉल्पॉन एक जो प्ले था उसका टाइटल था, उसका जो सब टाइटल था द फॉक्स, ठीक है, द फॉक्स। द वल्चर, द क्रो, द टाइगर नहीं, द फॉक्स था, ठीक है। ये याद भी करना है क्योंकि ये तो फैक्ट्स हैं, मैं थोड़ा थोड़ा डिफाइन इसलिए कर रही हूँ जिससे याद रहे। अब सारा तो डिफाइन नहीं, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल बताऊंगी तो उसमें टाइम लग जाएगा। द साइलेंट वुमन इज द सबटाइटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ बेन जॉनसन? देखो, ये जो है ना साइलेंट वुमन, ये ईएमआरएस की क्लास नहीं है। अभी बच्चों ने लिया होगा तो बच्चे आ जाते होंगे, ईएमआरएस की क्लास नहीं है। हाँ जी, मैं ये कह रही थी साइलेंट वुमन, जो साइलेंट वुमन है ये किसका सबटाइटल है? तो ये सबटाइटल है इपिकोनी का, ठीक है। 1609 में इसको लिखा गया। इपिकोनी बोलो या द साइलेंट वुमन बोलो, ये भी कॉमेडी है। बेन जॉनसन की ये कॉमेडी है। ओके, ये क्या है? बेन जॉनसन की कॉमेडी, याद रहेगा। लंदन में जो है ना इसको प्ले किया गया था। हाँ, दी अल्केमिस्ट, पहले भी दी अल्केमिस्ट पे बात हुई है। दी अल्केमिस्ट किसका प्ले है? 1610 में लिखा गया, दी अल्केमिस्ट। प्ले बाय बेन जॉनसन, नॉवेल बाय एच.जी. वेल्स, पोएम बाय शैली, एपिक बाय ओरिस्टो। तो ये बेन जॉनसन का प्ले है दी अल्केमिस्ट। वेरी नाइस। दीपशिखा, संजय, मेधावी, इरम, जितेंद्र, किसका प्ले है? बेन जॉनसन का प्ले है, प्ले बाय बेन जॉनसन। ड्रिंक टू मी ओनली विद थाइन आइज, फिगर्स इन। देखो, बेसिकली ये बेन जॉनसन का प्ले है, पता है आपको, है ना? बेन जॉनसन का प्ले है तो उसी में फिगर होगा। सो एक मूवी अभी आई थी इसके ऊपर एक मूवी आई थी इसी प्ले के ऊपर, जिसका नाम था, मूवी बहुत बाद में आई थी, मतलब मूवी अभी कुछ सालों पहले आई थी इस पर, उसका नाम था हाई स्पिरिट्स। हो सकता है पूछ ले, मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ ले। बेन जॉनसन का था ब्रिंग टू मी ओनली विद दाइन आइज, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब कोई किसी को क्या ये कह रहे हैं कि आंखों से पियो, शराब की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो। जॉनसन्स टिम्बर और डिस्कवरीज, जो टिम्बर है ना जॉनसन का, वो क्या है? जॉनसन जैकोबियन एज के हैं, ये तो सबको पता ही है क्योंकि जैकोबियन एज की बात कर रहे हैं। और ये जो है ना टिम्बर डिस्कवरीज, ये एक्चुअली मैं एक नोट्स और रिफ्लेक्शन का कलेक्शन है, मतलब ये कलेक्शन ऑफ नोट्स एंड रिफ्लेक्शन, टिम्बर्स ऑफ डिस्कवरीज, ठीक है, बेन जॉनसन का है। इनके, आपको पता होगा बार्थोलोमेव फेयर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने मतलब लिटरेचर पढ़ा है तो इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उसमें, इम्पोर्टेंट वर्क्स में आपका कैटिलाइन है, सिंथियाज रिवील्स है, और ये एपिकोनी है जो उसके पहले मैंने बताया। तो यहाँ पे मैं नोट करे दे रही हूँ। एक तो हो गया आपका बार्थोलोमेव, बार्थोलोमेव सॉरी,
फेयर और कैटीलाइन और सिंथियाज रिवील्स। एक मिनट, एपिकोनी अभी मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who said that the movies of laughter was not essential to comedy? Anshuman Pradhan for BPSC. It is for BPSC. Okay. Okay. Next question. किसने कहा the moving of laughter was not essential to comedy, whereas equity who said the moving of laughter was not essential to comedy, whereas equity, truth, perspicuity and candor? किसने कहा? बेन जॉनसन, डॉन राइडन, सैमुअल जॉनसन, अलेक्जेंडर पोप। वेल ये कहा था बेन जॉनसन ने। ठीक है, आप लोगों ने अभी बेन जॉनसन की बात कर रहे थे ना, तो बेन जॉनसन वाज द राइट आंसर। ओके, चलो ये क्वेश्चन जो था वो अधूरा था। ये बताओ आप, सीजर एंड पॉम्पी किसके द्वारा लिखी गई हैं? सीजर एंड पॉम्पी वाज रिटन बाय जैकोबियन एरा की हैं, तो ये सब आपको याद रखने हैं। कल जो बात कर रहे थे वो चौसर से शेक्सपियर तक की बात कर रहे थे, आज हम जैकोबियन टू रेस्टोरेशन पीरियड तक की बात कर रहे हैं। तो ये जो है ना, जिस एक एक दिन में एक एक चीज हम ले रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। खैर, ये जो स्टेज प्ले है ना आपका, सीजर एंड पॉम्पी जैकोबियन एरा स्टेज प्ले है, ये एक ट्रेजेडी है जो लिखा है जॉर्ज चैपमैन ने। सीजर एंड पॉम्पी, जूलियस सीजर नहीं है, वो शेक्सपियर का है, सीजर एंड पॉम्पे है। और ये लिखा है आपका उन्होंने जॉर्ज चैपमैन ने। ठीक है, और ये जो है एक क्लासिकल ट्रेजेडी है, दैट इज अ क्लासिकल ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस हेवुड्स अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस इज अ। एक्चुअली अर्ली 17th सेंचुरी की ट्रेजेडी है ये, थॉमस हेवुड की। तो ये थॉमस हेवुड की ट्रेजेडी है। पहली बात तो यही आपको याद रखना चाहिए, अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस। एक्चुअली ये रिवेंज प्ले है जिसमें रिवेंज कोई लिया ही नहीं गया। ओके, तो ये ट्रेजेडी है। 1603 में इनकी इसकी डेट यहाँ पड़ी हुई है। ये रिवेंज प्ले है विदाउट रिवेंज। क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसको ना मिडिल क्लास ट्रेजेडी बोलते हैं। Beaumont and Fletcher's The Maid's Tragedy is। देखो, ये जो है बियोमॉन्ट की द मेड्स ट्रेजेडी, मेड की ट्रेजेडी, ये क्या है? नियो ग्रीक ड्रामा है, रोमांटिक कॉमेडी है, नियो रोमन ड्रामा है, और सेनेकन ट्रेजेडी है। सेनेकन लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली एक नियो ग्रीक ड्रामा है। ओके, द मेड्स ट्रेजेडी ये नियो ग्रीक ड्रामा है। अगर आपको रिवाइज करना है तो शाम वाले क्लास में आ सकते हैं, हम दोनों में सेम चीज पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जो जैकोबियन ट्रेजेडी है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रेजेडी ऑफ ब्लड। जैकोबियन ट्रेजेडी को ट्रेजेडी ऑफ ब्लड कहा जाता है, ट्रेजेडी ऑफ ब्लड। तो जैकोबियन विलन है ना, एसेंशियली वो
The Jacobian villain is essentially एपिक्यूरियन है, मैकियावेलियन है, हेरोइक है, नोबल है। ईरम, मेधावी, सेबेस्टियन, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान से वो अपना पढ़ते रहे, और जिन बच्चों को नहीं पढ़ना है या कुछ और पढ़ना है वो छोड़ सकते हैं क्लास। अब जो आपने कहा था वो मैं लेकर के आई हूँ, और मैं आपने जैसे हमेशा बोलते रहते हैं कि आप लोग, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि क्वेश्चंस करा दो, मैं क्वेश्चंस के साथ में आपको वो भी करा रही हूँ, मतलब डिटेल्स भी दे रही हूँ सारी चीज़ों की। हाँ, तो जैकोबियन विलेन एसेंशियली क्या है? मैकियावेलियन। एपिक्यूरियन मतलब जिस जो खाने का शौकीन होता है ना। हेरोइक पता है, नोबल समझदार, हेरोइक मतलब जिसमें बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, और मैकियावेलियन डिप्लोमेटिक होते हैं, है ना। तो मैकियावेली से संबंधित मैकियावेलियन जो होते हैं वो कूटनीति होते हैं बेसिकली। तो जो इनके विलेन है वो कैसे हैं? मैकियावेलियन विलेन है, कूटनीतिपूर्ण विलेन है इनके, ठीक है। डिप्लोमेटिक है, फ्रॉडुलेंट है, बदतमीज है, मतलब ऐसा मान के चलो, ठीक है। चलो, द ऑथर ऑफ द अथीस्ट ट्रेजेडी एंड द रिवेंजर्स ट्रेजेडी इज। अब देखो, अब इसमें ऑप्शन नहीं है तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। अथीस्ट ट्रेजेडी का मतलब होता है जो भगवान को नहीं मानते उनके, तो इनका नाम है साइरिल टोरेनर। ये जो इसके ऑथर है इनका नाम है साइरिल, शायद होगा नीचे लिखा होगा, हाँ खैर हम लिख देते हैं यहाँ पे। इनका नाम है साइरिल, पूरा नाम लिख रही हूँ मैं, टूर्नियर। अथीस ट्रेजेडी जो है रिवेंज ट्रेजेडी है, ये मतलब उसी टाइम पे आई एक के बाद एक, और ये जो है काफी कुछ थॉमस मिडल्टन से मिलते जुलते हैं एक तरीके से, इनके बारे में ये याद रखने वाली बात है। आंसर मैंने इसका बता दिया, तो टूर्नर ये सी ऑप्शन इसमें लगा देंगे। आगे है, तो जब द फॉलोइंग प्लेस Which of the following plays has been variously described as a satirical comedy, a tragic comedy, as well as a tragedy? इसमें जो लिखा हुआ है, Which of the following plays has been, जो डिस्क्राइब किए गए हैं, एक सैटारिकल कॉमेडी, एक ट्रेजिक कॉमेडी और एक ट्रेजेडी। इसमें से है द मैल कॉन्टेंट, ठीक है, द मैल कॉन्टेंट। दीपशिखा ईरम नहीं, चैलेंजिंग नहीं है, मैल कॉन्टेंट है, जॉन मास्टन ने लिखा हुआ है। ये किसने लिखा हुआ है? जॉन मास्टन ने। Flaminio is the white devil is a, ओके, फ्लेमिनियो इन द व्हाइट डेविल में फ्लेमिनियो का जो कैरेक्टर है वो कैसा कैरेक्टर है? नोबल है, मैकियावेलियन है, हेरोइक है, या ब्रूडिंग हीरो है? मतलब व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर इज? देखो जिसकी बात चल रही है उसमें सब मैकियावेलियन विलन है ना, तो बेसिकली यही राइट आंसर है। एक अगर इसकी बात करें हम व्हाइट डेविल में, तो कॉर्नेलिया एक कैरेक्टर है, उसका सन जो है वो फ्लेमिनो है। कौन से प्ले में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ वेबस्टर, वेबस्टर के किस प्ले में वेबस्टर डज बोसोला फिगर? बोसोला फिगर किस में दिखाया जाता है? द डचेस ऑफ माल्फी, द वाइट डेविल, द डेविल्स लॉकेस, द मैलकोनेंट। वेल देखो, वेबस्टर जो है, वेबस्टर का बोसोला फिगर दिखाया जाता है द डचेस ऑफ माल्फी में, ठीक है। बोसोला फिगर से याद कर लो, द डचेस ऑफ माल्फी लिंक करो और इसे याद कर लो, द डचेस ऑफ माल्फी।
ये कौन कहता है? हु रोट द फॉलोइंग? कवर हर फेस, माई आईज डैजल, शी डाइड यंग। आज तो आज तो आ नहीं रहे होंगे। ये डचेस ऑफ माल्फी में ही बोलते हैं, ठीक है, डचेस ऑफ माल्फी में ही बोलते हैं ये उसकी फेमस लाइन है। वेबस्टर का ही है ना? तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक मिनट, वेबस्टर का है, पहले तो ये लिखो। और ये जो कवर हर फेस, माई आईज डैजल, शी डाइड यंग, ये द डचेस ऑफ माल्फी का डायलॉग है। और द डचेस ऑफ माल्फी के लिए अभी हमने ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर की थी? वेबस्टर ने बोसोला फिगर किसमें किया था? डचेस ऑफ माल्फी में। मिडल्टन का कौन सा प्ले है जो लाम्ब बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ मिडल्टन लाम्ब एडमायर्ड मोस्ट? ये है द चैलेंजिंग। द विच नहीं है, वीमेन बिवेयर वीमेन भी नहीं है, स्पेनिश जिप्सी भी नहीं है, द चैलेंजिंग है जो सबसे ज्यादा लैम्ब को पसंद आता है। ठीक है, लैम्ब को सबसे ज्यादा मिडल्टन का, जॉन मिडल्टन का द चैलेंजिंग जो है वो पसंद आता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस याद होंगे, कुछ नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनको एक बार देख लेना। अब ये चूंकि क्वेश्चंस ही आपके वो वैसे हैं, क्या कहते हैं, मतलब फैक्चुअल, तो थोड़ी बहुत एड ऑन इन्फॉर्मेशन तो लेनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज आप ऐसे ही पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको भेज दूं वैसे भी पढ़ सकते हैं, बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इधर उधर की आपको लेनी पड़ेगी। चैपमैन इज बेस्ड ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ मार्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ चैपमैन? चैपमैन का कौन सा प्ले है जो बेस्ड है मार्लो की ट्रेजेडी पर? मार्लो की ट्रेजेडी पर कौन सा प्ले जो है वो चैपमैन का बेस्ड है? चैपमैन, जॉर्ज चैपमैन, मतलब जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, ठीक है, फ्रेंच हिस्ट्री से ये ज्यादा वो करते हैं। सो कौन सा प्ले है ऐसा? ये है द ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया। कौन सा प्ले है जो मार्लो की ट्रेजेडी जैसा है? द ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया, 1596। द ब्लाइंड बेगर इज ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किंग जेम्स बाइबल और द ऑथराइज्ड वर्जन इट इज डेटेड? किंग जेम्स की जो बाइबल है इसकी डेट आप लोग याद रखना, 1611 में ये पब्लिश हुई है। ये बहुत ही कॉमन डेट है, सबको याद रखनी चाहिए। जैसे ही ये क्वेश्चन दोबारा आपके सामने आएंगे, आप लोग मतलब इनको आंसर करने लग जाओगे। In which of the following essays of Beacon, Beacon के कौन से essay में do we have the jesting pilot? What is jesting pilot? ये फ्रांसिस बेकन का ओपनिंग सेंटेंस होता था, ठीक है, जेस्टिंग पायलट, और इसका नाम होता था सच्चाई। ठीक है, इस टर्म का मतलब होता था, ये बेकन का ओपनिंग सेंटेंस होता था, ये क्वाइन किया गया, ये बनाया गया, मतलब इट इज क्वाइंड बाय बेकन। तो जेस्टिंग पायलट खुद ही अलग सा वर्ड है जिसको फ्रांसिस बेकन ने क्वाइन किया, मतलब बनाया। ठीक है, ये एक बाइबलिकल वर्ड्स का नाम है, बाइबलिकल वर्ड्स का नाम है जिसका मतलब होता है ऑफ ट्रूथ, सच्चाई। ओके, तो जेस्टिंग पायलट का क्या मतलब है? सच्चाई क्या है, मतलब सच्चाई की खोज। जेस्टिंग पायलट, पिलाटे लिखा है, क्या लिखा है, पिलेटे लिखा है, पाइलेटे लिखा है, जो भी लिखा है, प्रोनाउंसिएशन पे हम जाएंगे नहीं। सो ये है हमारा व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट्स ट्रूथ, सच्चाई क्या है। तो ये किसके द्वारा क्वाइन किया गया, इनकी वर्स में यूज किया गया है। क्या नाम है? फ्रांसिस बेकन। नाम तो खैर आपको याद ही होंगे पूरे। चलो, विच
विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ बीकन इज इनकम्प्लीट? फ्रांसिस बीकन की कौन सी बुक है जो पूरी नहीं है? इनकी बुक न्यू अटलांटिस है। द न्यू अटलांटिस बाय फ्रांसिस बीकन इज इनकम्प्लीट। उनकी एक्चुअली उनकी डेथ के बाद इसको पब्लिश किया गया। ये जो न्यू अटलांटिस है उनको उसकी उनकी डेथ के बाद 1627 में पब्लिश किया गया। Which of the following Latin books of Bacon is on the new logic or inductive method of reasoning? ये बहुत ही फेमस है, मतलब नोवम ऑर्गेनम 1620। तो ये जो लैटिन बुक है, ये द न्यू लॉजिक और इंडक्टिव मेथड, मतलब इसमें एकदम लॉजिक यानी तर्क की बात की गई है। इसको कहा गया है नोवम और 1620। ओके, सिलोगिज्म का है और बेकनियन मेथड पर ये बुक लिखी गई है, काफी फेमस है, इसको याद कर लीजिए। 1623 इसका टाइम पीरियड है। बेकिनियन मेथड होता क्या है? बेसिकली बेकिनियन मेथड जो बात करते हैं वो डेवलपमेंट और इन्वेस्टिगेट करने की बात करते हैं, मतलब तर्क पर, जांच पर, इन सब पर बेस्ड होता है बेकिनियन मेथड। तो उसी से जुड़ी हुई बुक है आपकी नोवन आर्गन। द थर्ड एंड फाइनल एडिशन ऑफ बेकन एसेज कम आउट। बेकन के थर्ड एंड फाइनल एडिशन जो आए हैं वो आए आपके 1625 में, ठीक है, 1625 में। और ये जो बुक आई है ये आई है 1620 में, मतलब इसके ऐसे समझो कि 5 साल बाद। ये बहुत ही फेमस कोट है आपका, कह रहे हैं हु रोट द फॉलोइंग, crafty men condemned studies, simple men admire them and wise men use them. कंटेम्प्ट स्टडीज, देखो क्राफ्टी मैन जो होते हैं वो स्टडी को कंटेम करते हैं, जो सिंपल मैन होते हैं उसे एडमायर करते हैं, वाइज मैन उसे यूज करते हैं। आपको क्या होना है ये आप बताओ। कंटेम और कंडेम दो अलग वर्ड हैं। कंटेम का मतलब नफरत करना, कंडेम का मतलब आलोचना। ये सबको पता है क्या? अच्छा, तो आप क्या करते हैं बेसिकली? क्राफ्टी तो आप है नहीं। फ्रांसिस बेकन ने बोला था और बहुत ही फेमस कोट है, बाद में आपको। क्राफ्टी का मतलब बदतमीज आदमी, बदतमीज आदमी। कंटेम्प्ट मतलब हेट करता है, जो सीधा आदमी होता है वो एडमायर करता है, वाइज मैन यूज करता है, ठीक है, स्टडी को। तो यहाँ पर ये कहा है बेकन ने, फ्रांसिस बेकन ने। द शॉर्ट नॉवल द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, रिटन बाय, इनका नाम ही नाश है, इसीलिए इन्होंने अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर लिखी, क्योंकि इनका नाम क्या है? नाश। जैक विल्टन की लाइफ के बारे में, दूसरों की लाइफ का नाश कराते हैं, इनका नाम है थॉमस नाश, ठीक है। ये पहली देखो पिकारिक्स नॉवल जो है थॉमस नाथ की, जो ये क्या कहते हैं, द लाइफ ऑफ जैक विल्सन जो है, जैक विल्टन है ना, ये पहली पिकारिस्क नॉवल है। पिकारिस्क मतलब बेसिकली अजीब, जिसमें पिक्चर्स हों। तो पहली पिकारिस्क नॉवल जो है वो है इंग्लिश की, द वेरी फर्स्ट। पिकारिस्क नॉवल ये है थॉमस नाश की 1594। ये वेरी फर्स्ट अब चलता रहेगा कहीं ना कहीं। हाँ, मिल्टन वेंट ब्लाइंड, ये आप लोग को याद होगा, मैंने पढ़ाया है आपको। इनकी जॉन मिल्टन अंधे हो गए पैराडाइज लॉस्ट लिखने के दौरान, या बिफोर ही स्टार्टेड राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट, या आफ्टर ही हैड फिनिश्ड, या व्हेन ही वाज जस्ट अ चाइल्ड ऑफ 4।
तो पैराडाइज लॉस्ट ही उन्होंने लिखी होगी तभी, जब उनका पैराडाइज लॉस्ट हो गया होगा, सीधी सी बात है। नेहा सिंह, ये तो बताया है मैंने, पर्टिकुलर ये पैराडाइज लॉस्ट कराया भी है आपको, ठीक है, ये सबको पता होगा। नेहा, मनीषा, सेबेस्टियन, दीपशिखा, मेधावी, इतने इरम, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, बाकी क्या कर रहे हैं? आंसर दो। आंसर नहीं आ रहे हैं तो याद करो, ये अभी टाइम है आपके पास, ऐसा थोड़ी ना है कि इसको पढ़ने के लिए आपको 3 महीने पहले से ही पढ़ना था, अभी पढ़ना है, अभी पढ़ो। खैर, तो जब उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी, 44 साल के थे वो। मिल्टन्स प्रोज ट्रैक्ट एरियोपेजिशिया वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ, किससे जुड़ी हुई थी मिल्टन का प्रोज जो था? एरियोपेजिशिया, पैजिटिका, सॉरी। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस से जुड़ा हुआ था, 1644 में इन्होंने लिखा था। Ode on the morning of Christ nativity was written by, अब इनको थोड़ा थोड़ा आप जानते हैं, ठीक है। Ode on the morning of Christ nativity was written by John Milton. मिल्टन की एक पैस्टोरल एलेजी है, लिसिडस मोर्स द डेथ ऑफ, ये किसकी डेथ पर विलाप है? ये है एडवर्ड किंग, एडवर्ड किंग की डेथ पर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पहचान में चीजें आ रही होंगी। एडवर्ड किंग, सिंपली एडवर्ड किंग की डेथ पर प्रहार है ये। कॉमस क्या है? व्हाट इज कॉमस ऑफ मिल्टन? ये मास्क है, मास्क। मास्क बेसिकली एक परफॉर्मेंस होता है। मास्क क्या होता है? तो मास्क जो है एक एलेगोरिकल परफॉर्मेंस होता है। इस तरीके का एक ऐसा परफॉर्मेंस होता है, मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें आपको परफॉर्मेंस तो होता है बट उसमें एलेगरी होती है, मतलब जो कंटेनिंग होती है तो वो हिडन होती है, दिखाया जाता है और उसके पीछे हिडन मीनिंग होता है, बड़ा सैटारिकल सा, ठीक है। ये हमेशा रॉयल कोर्ट में होती थी या फिर बड़े लोगों के घरों में होती थी, ठीक है। तो ये मास्क होता था। तो मास्क क्या है? एक ऐसा परफॉर्मेंस है जो एलिगरी बेस्ड है, अ परफॉर्मेंस दैट इज एलिगरी। और एलिगरी तो आपको पता ही होगा, एलिगरी का मतलब होता है रूपक। जब कोई चीज आपके सामने प्रदर्शित करी जा रही होती है तो उसके पीछे का मीनिंग आपको, जैसे पॉलिटिकल, जैसे आप आज तक देखते होंगे तो उसमें जो वो कार्टून्स आते हैं बीच बीच में और वो किसी न किसी उस पर प्रहार करते हैं, तो वो मास्क है एक तरीके से, ठीक है। वो ऐसे परफॉर्मेंस है जो एलिगोरिकल परफॉर्मेंस है और जो पॉलिटिकल एकदम मतलब पॉलिटिकल मीनिंग होता है, मॉरल मीनिंग होता है, तो उस तरीके की परफॉर्मेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। क्लियर हो गया व्हाट मास्क इज? बाकी तो सारी चीजें पता होंगी आपको। देखो, वैसे तो कात्यायनी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि लिटरेचर का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। क्यों? मैंने फिगर ऑफ स्पीच का एक क्लास दिया था। अब मैंने शायद फिगर ऑफ स्पीच का मैंने बहुत अच्छा क्लास लिया था और उससे मतलब पता नहीं है, मैंने फिगर ऑफ स्पीच जो पढ़ाया था इस क्लास में, उसमें टॉपिक में लिखा नहीं था, मैंने कराया था, तो मुझे लगता है पता नहीं शाम वाले क्लास में शायद कराया हो, कहीं तो कराया था जिसमें मैंने बहुत अच्छे से कराया था और सारे फिगर्स ऑफ स्पीच एक दिन में मैंने कंप्लीट कराए थे। ये दिया है मैंने क्लास, कहीं ना कहीं तो है। अब बात ये है कि 40 क्लासेस हो गई धीरे धीरे। अब 40 क्लासेस में उसमें क्लास 1 क्लास 2 करके पढ़ा हुआ है। हम खुद ही जो है कंफ्यूज हो गए कौन कब पढ़ाया था, किस टाइम पढ़ाया था। टीजीटी में लिया था, इसमें नहीं लिया था। अच्छा, इसमें इसमें लिया ही नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये करा लेते हैं हम, ये चलेगा, ये लगभग 10 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा। क्वेश्चंस कराऊंगी और बाकी के क्वेश्चन मैं भेजूंगी आपको, ठीक है। वो आपको करना पड़ेगा। तो कोशिश यही रहेगी कि, और बाकी मैंने आपको बताया है कि कोई भी क्वेश्चन जो नहीं समझ आ रहा है उसको सर्च कर सकते हो आप लोग, गूगल से मिल जाएगा। हाँ, तो मैं कहती हूँ मैथ्स समझ आ गया?
Okay. When I consider how my light is spent appears in इन्होंने कहा व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये आपको मैंने पढ़ाया था ना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन, क्या थी सोनेट। कब लिखी गई थी? जॉन मिल्टन के टाइम पीरियड में लिखी गई होगी, क्या हर चीज का टाइम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जो है किस में है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। वैसे हम लोगों ने एक और स्टोरी पढ़ाई थी आपको, आपको याद होगी, जिसमें वो राइटर होता है, वो जॉन मिल्टन की नहीं थी, वो किसी और की थी, जिसमें वो ऑथर होता है, ट्रेन पे बैठता है, उसके सामने एक लड़की बैठती है और वो रिएक्ट ऐसे करता है जैसे वो अंधा नहीं है ना। फिर बाद में पता चलता है कि वो दोनों ही अंधे होते हैं। याद है? स्टोरी याद रह गई मेरे को। अच्छी थी। क्या हाँ, क्वेश्चन क्या था? दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट अपीयर्स इन, ये भी ये भी ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ही है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ही है, और ये भी मिल्टन की है। Paradise Lost began in 1658 and issued in 1670. Had how many? उसमें कितनी किताबें हैं? उस Paradise Lost सीरीज में कितनी किताबें, ये पूछ रहे हैं। इसमें ना टोटल 10 बुक्स हैं। पैराडाइज लॉस्ट में एडम को कौन ये नॉलेज एडवाइस देता है? थर्स्ट के अगेंस्ट, ज्ञान के लिए, साइंटिफिक ट्रूथ के लिए। मतलब उसको ज्ञान कौन देता है? एडम अगेंस्ट थर्स्ट फॉर नॉलेज एंड साइंटिफिक ट्रूथ। मतलब प्यास के अगेंस्ट वो कहता है प्यास छोड़ो और नॉलेज लो, साइंटिफिक ट्रूथ समझो। तो गॉड, सैटर्न, राफेल, माइकल। राफेल। इन पैराडाइज लॉस्ट हु एडवाइजेस एडम अगेंस्ट थर्स्ट फॉर नॉलेज एंड साइंटिफिक ट्रूथ। ये देता है, राफेल एडवाइस देता है एडम को कि ज्यादा, राफेल देता है गाइस। तुम पैराडाइज लॉस्ट देखो तुम लोग एक बार, भगवान और शैतान नहीं देता है, राफेल देता है। The infernal debate in Paradise Lost takes place in 12 बुक्स है। 12 बुक्स हैं। मैम प्लीज टेल अबाउट लिटरेचर, क्लास में कंप्लीट हो जाएगी? हाँ हाँ, नोट्स दे दूंगी, हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, पढ़ो तो मैं क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत करा दूंगी। नेहा सिंह, एक मिनट। देखो, उस स्टोरी का नाम था दाइज और नॉट हियर बाय रशियन बॉर्न। अच्छा देखो, हाँ हो जाएगी कहते हैं नहीं, पहली बात। और जो पैराडाइज लॉस्ट की आप बात कर रहे हो ना, वो टाइम पीरियड पे बेस्ड है, ठीक है। बाद वाली जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें 12 बुक्स हैं, और जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच है उसमें 10 बुक्स हैं। जो 1658 से 1667 के बीच में पैराडाइज लॉस्ट लिखी गई है उसमें 10 बुक्स हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से सेकेंड एडिशन जो आया है, अब देखो, जो 1674 में सेकेंड एडिशन आया है उसके हिसाब से
जो बुक्स हैं वो 12 हैं। सो जो अभी मैं टाइम पीरियड जिसकी बात कर रही हूँ उसमें 10 बुक्स ही हैं। द इन्फर्नल डिबेट इन पैराडाइज लॉस्ट टेक्स प्लेस इन। ये जो इन्फर्नल डिबेट की बात हो रही है ये सेकेंड बुक सेकेंड में है। हाँ, द रिवाइज्ड पैराडाइज लॉस्ट इश्यूज इन 1674। जो रिवाइज्ड हुई है पैराडाइज लॉस्ट उसमें कितनी बुक्स हैं गाइस? उसमें अभी मैंने बताया उसमें हो गई आपकी 12। ठीक है। जो सैमसन सैमसन एगोनिस्टिस है 1671 में, ये क्या है? मैथ्स का एलिजी है, कॉमेडी है या ट्रेजेडी है? ये एक ट्रेजेडी है। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या है? रोमांटिक एपिक, क्लासिकल, क्रिश्चियन, मेडाइवल? ये क्रिश्चियन एपिक है। क्रिश्चियन, ये क्लासिकल नहीं है, मेडाइवल नहीं है, पूरी तरह क्रिश्चियन एपिक है। Man's first disobedience and the fall is the subject of। बस वही हमारा पहला अमानना और गिरना, ये हमारा पैराडाइज लॉस्ट का ही है। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। सैमसन इन मिल्टन सैमसन एगोनिस्टिस द प्रिजनर जो था वो किसका कैदी था? सैमसन। ये एक ट्रेजेडी है, अभी मैंने आपको बताया ये किसका कैदी था। ये था फिलिस्टीन्स का कैदी था। कंपैरिजन ऑफ Comparison of a pair of lovers to a pair of compass is an example of। देखो, पेट्रार्कन हाँ पेट्रार्कन कंसीव नहीं, पेट्रार्कन कंसीव कहाँ हो? पेयर ऑफ लवर्स टू द पेयर ऑफ कंपास, मतलब इनका कंपैरिजन है लवर्स का पेयर और कंपास का पेयर। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपका मेटाफिजिकल कंसीट का। भगवान के लिए अपनी टंग पे कंप्लीट वो कंट्रोल करो। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। सो ये जो पोयम है ये किसकी है? ये जॉन डॉन की है। ठीक है, ये जो है ये जॉन डॉन की पोयम। ये तो याद रहेगी, तुम लोग को सोचना भी नहीं पड़ेगा, ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रैक्टाइज्ड बरोक स्टाइल? बरोक का वैसे मतलब वियर्ड होता है। हाँ, बरोक स्टाइल किसने किसकी प्रथा? अब जैसे अब आप लोग समझ गए, मैं पूछ रही हूँ तो अब आपको पता है कि अब जॉन डॉन की बात हो रही है तो जॉन डॉन होगा राइट आंसर। तो अब आप लोग तो वैसे भी होशियार हो, तो जॉन डॉन हो गया। सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स बाय जॉन डॉन केम आउट। जो सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स आई वो कब आई? पोस्ट्यूमसली मृत्यु के बाद, जब ये मर रहे थे तब, या यंग एज में, या ओल्ड एज में, कब आई? ये इनकी मृत्यु के बाद आई। सॉन्ग्स एंड सॉनेट जो हैं ये जॉन डॉन जब मर गए उनके बाद, मरणोपरांत, पोस्ट्यूमसली। Which of the following came out of the same year as Don's songs and sonnets? The Temple,
द टेम्पल टाइम पीरियड 1633. Silex Scintillans is a volume of poems written by John Gower, Henry Vaughan, Andrew Marvell, Robert Burns. Silex Scintillans is a volume of poems. अरे इसकी पीडीएफ मिलेगी कल वाली जो है वो मिलेगी. अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, एक मिनट अभी देख रही हूँ. इसको ग्रुप जो है ना, आरती गुप्ता करके ग्रुप है, मैंने कल, अभी मैं ग्रुप बता दूंगी कहता है नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी आपको ग्रुप में भी. क्वेश्चन पे जरा फोकस करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में. तो बेसिकली एक क्वेश्चन अभी ऊपर होगा, मैं देख लूंगी. साइलेक्स सिंटिलैंस ये वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है, ये किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है. तो हेनरी वोगन जो है इन्होंने लिखा है. टाइम पीरियड है 1650 से 1655 और इसमें कलेक्शन है पोएम का आंटी. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. कलेक्शन है 129 डिवोशनल पोएम्स का. 129 पोएम्स का कलेक्शन है. ठीक है. हाँ, द टेम्पल एंड द कॉलर ये तो छूट ही गया. द टेम्पल ये जो ऊपर, और द कॉलर ये किसने लिखा है? ये जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा है. द टेम्पल एंड द कॉलर, जॉर्ज हर्बर्ट ने टेम्पल लिखा है. हर्बर्ट हर रोज मंदिर जाके टेम्पल में लिखा करते थे. इसमें से वैसे तो सब मेटाफिजिकल पोइट है, लेकिन कौन ऐसा है जो मेटाफिजिकल पोइट नहीं है? तो ये जॉन मिल्टन एक मेटाफिजिकल पोइट नहीं है. ठीक है, ये बिल्कुल भी मेटाफिजिकल पोइट नहीं है. मार्वेल कॉले हैं. अभी मिल गई होगी, अभी मैंने भेज दी थी इसकी, अभी भेज दूंगी. वो थोड़ी लेट हो गई थी, ये पीडीएफ अभी भेज दूंगी. इसमें मैं आपको जो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे उनके आंसर्स लगा के भेज दूंगी. ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी इसमें, मतलब आपको मैं थोड़ा टाइम, क्या ये जो क्वेश्चन जितने भी हो गए हैं 70-80 क्वेश्चन आपने कर लिए, वो तो हो जाएंगे. हाँ हाँ हाँ, मिल जाएगी पीडीएफ, बिल्कुल मिल जाएगी. बिना पीडीएफ काम ही नहीं चलेगा, वरना तुम लोग याद कैसे करोगे? सारे आंसर्स मिलेंगे आपको, थोड़ी डिटेल भी दे दूंगी. मार्वेल का रेफरेंस है टू टाइम इनटू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस इज एन एल्यूजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? द वेस्टलैंड. वेस्टलैंड का एल्यूजन है. Which of the following poems of Marvel has for its subject Oliver Cromwell? देखो, होरेशियन ओड है. इसमें मार्वेल जो लिखते हैं ये मार्वेल का है, और इसमें जो मार्वेल लिखते हैं वो बात करते हैं किसकी? न्यू इरा ऑफ राइट्स की, मतलब अधिकारों का एक नया युग. न्यू इरा ऑफ राइट्स की बात करते हैं. और
इसमें क्या कहते हैं कि जब ये ओलिवर क्रॉमवेल जब वापस आते हैं तो उनके सेलिब्रेशन की बात करते हैं। तो किसकी बात करते हैं होरेशियन ओड में? न्यू ईयर ऑफ राइट्स की। एंड द रिटर्न ऑफ एंड द सेलिब्रेशन ऑन रिटर्निंग ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। क्रॉमवेल जो है आयरलैंड से आ रहे होते हैं, तो उनका जो सेलिब्रेशन है वो इस बुक में होरेशियन ओड में लिखते हैं। तो यही इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं था तो मैंने उसको बता दिया। तो कौन सा था? मार्वल का जो रेफरेंस है, समय का रेफरेंस जो है टू हिज स्क्वायर प्रिंसेस में, ये एक एल्यूजन है। मतलब एल्यूजन का मतलब संकेत देता है। ये संकेत देता है, किस चीज का संकेत देता है? संकेत देना एल्यूजन है। मार्वल का टाइम का रेफरेंस है क्वायर मिस्ट्रेस में। वो किसके जैसा है? वो द वेस्ट लैंड के जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्रेव्स a fine and private place, but none, I think, do their impress. These lines appear in the poem by To His Squire Princess. ठीक है, ये जो आपकी लाइंस हैं ये टू हिज स्क्वायर प्रिंसेस हैं और एंड्रू की लाइंस हैं। मतलब ये जो पोयम है ये मार्वेल की है। सबसे पहली बात, एंड्रू मार्वेल इनका पूरा नाम है। और ये जो लाइंस हैं ये है टू हिज स्क्वायर प्रिंसेस की। क्वाई का मतलब शर्मीला होता है। क्वाई प्रिंसेस बोल रही हूँ, क्वाई मिस्ट्रेस है। क्वाई मिस्ट्रेस अपनी शर्मीली प्रेमिका एक तरीके से। ठीक है, तो मार्वेल की ये लाइंस हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैवेलियर पोएट? देखो, कैवेलियर पोइट हु अमंग द फॉलोइंग, जो कैवेलियर पोइट नहीं है उसकी बात करें। बाकी सब कैवेलियर पोइट है। एक है जो कैवेलियर पोइट नहीं है, उसकी बात करें। वो है आपके जॉन डॉन। जॉन डॉन इज नॉट अ कैवेलियर पोइट। अगर कैवेलियर नहीं है तो क्या है जॉन डॉन? अगर कैवेलियर नहीं है तो क्या है? ये है मेटाफिजिकल। नहीं नहीं, एक्चुअली शायद ये मेटाफिजिकल भी नहीं है। ठीक है, कैवेलियर नहीं है फिलहाल तो। कैवेलियर पोइट मतलब वो 17th सेंचुरी में घुड़सवार चीजों की बातें किया करते थे, उनको कैवेलियर पोइट कहते थे। सिविल वॉर के बारे में लिखा करते थे। रॉबर्ट हेरिक ऑथर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सी लिखी इन्होंने? हेरिक्स हेस्पेराइड्स। हेस्पेराइड्स फेमस है ये। ठीक है, चलो 166 क्वेश्चन। अब मैं मतलब क्लास खत्म करके आपको नोट्स भेज दे रही हूँ। अब एक मेटाफिजिकल होंगे ना? हाँ, चलो मैं आपको एक काम करती हूँ। एक तो पहले लिंक भेज देती हूँ टेलीग्राम का, जिसपे मैं अभी ये भेजने वाली हूँ। सारे सारे आंसर्स पॉइंट आउट करके सबके आंसर्स लगा के भेजूंगी। तो पहले तो लिंक मैं शेयर कर देती हूँ आपको। ग्रामर पढ़नी होगी अगर आप लोगों को, तो ग्रामर भी मैं पढ़ाऊंगी आपके एग्जाम के लिए। 2-2 3-3 घंटे के मैराथन लेंगे। उसके लिए आपको आरती गुप्ता इंग्लिश से जुड़ना पड़ेगा। उसमें मैं दो चैनल्स हैं। तो ग्रामर के लिए मेरा जो है दूसरा टेलीग्राम लिंक, और इसके लिए दूसरा टेलीग्राम, वो मैं दोनों यहाँ पे आपको शेयर कर देती हूँ। एक तो ये, इस पे मैं अभी आपको 5-10 मिनट में काम पूरा करके मतलब आंसर्स लगा करके उसका पीडीएफ भेज दे रही हूँ। एक मैंने भेजा हुआ है कल वाले का, उसके कुछ आंसर्स नहीं है, वो देख लेना नेट से करना है तो। और एक मैं, ये स्क्रीन भी शेयर हो रही है क्या तुम लोगों से? एक मैं आपको दूसरा लिंक और भेजती हूँ जिसपे, नहीं नहीं, मैं यूट्यूब पर क्लास नहीं ले रही हूँ आजकल। यूट्यूब पर क्लास नहीं ले रही हूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ना
अभी रख रही हूँ, मतलब ख़त्म कर रही हूँ क्लास। रिटर्न नहीं हुआ। तो अभी आंसर्स आपको भेज रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर। ये जो मैंने दोबारा लिंक भेजा है आरती गुप्ता इंग्लिश क्लास वाला, ये आपका ग्रामर के लिए ये टेलीग्राम लिंक है। ग्रामर के मैं मैराथन्स लूँगी स्पेशली बीपीएससी के लिए। अभी नहीं, मैराथन्स लूँगी और उसमें मैं पूरा कवर कराऊँगी जितना भी आपका जो आपका वो वाला क्वालिफाइंग पेपर आता है, उसके लिए मैं कराऊँगी 25 क्वेश्चंस के लिए, वो आप लोग करना उधर मेरे से। बाकी जो है आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन परेशान नहीं होना है। कुछ-कुछ पार्ट्स डिफाइन कर लो सारे लोग अपने कि इन पार्ट्स में हमें 100% करना है, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और जो पार्ट्स हैं बस उसमें कॉन्फिडेंट रहेंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा, हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है तो क्वेश्चंस इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछे जाते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।